नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की नई शिक्षा नीति जो कि 2020 में लाई गई। ये 1986 शिक्षा नीति के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने, विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के शैक्षिक अवसर को बराबरी मिलने पर जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया था। इस शिक्षा नीति ने इंदिरा गांधी की राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ ओपन यूनिवर्सिटी प्रणाली का विस्तार किया गया था। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल निर्मित किए गए थे। हम बात करेंगे कि पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता हुई क्यों, जो पुरानी शिक्षा नीति उसमें बदलाव की आवश्यकता हुई क्यों, इसकी क्या ऐसी कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए नया शिक्षा नीति बनाया गया। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह नई शिक्षा नीति जो है वो परफेक्ट है, इसमें कमी नहीं है या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार अनुसंधान को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। भारतीय शिक्षण व्यवस्था के वैश्विक स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनानी पड़ी। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा के बारे में लोगों का दृष्टिकोण क्या है। और जो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे 1980 शिक्षा की नीति में क्या क्या कमियां रह गई, जिन्हें दूर करने के लिए नया शिक्षा नीति बनाई गई। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा है क्या। इस पर गौर करने की आवश्यकता। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना और सिखाने की क्रिया, परंतु अगर इसका व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समय में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम भी बदल के रख दिया गया। इस शिक्षा नीति देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तन सुधारों की अपेक्षा की गई। इससे उद्देश्य थे 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% GER के साथ पूर्व विद्यालयों से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया। अब हम बात करेंगे कि पुरानी शिक्षा नीतियाँ थी वो कब बदली और क्या क्या ऐसे चेंजेस आए। अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, जिसे वर्ष 1992 में संशोधित किया गया था। वर्तमान नीति अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगा की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक का सकल नामांकन अनुपात, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को 100% लाने का लक्ष्य किया गया। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र में GDP का 6% लगाने का एक लक्ष्य रखा गया। नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदुओं के बारे में जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुरानी शिक्षा नीति थी क्या। पुरानी शिक्षा नीति के बारे में अगर हम बात करें तो सीधा देखेंगे आप, कोई भी बच्चा पुरानी शिक्षा नीति के तहत 5 साल का होने के बाद वो स्कूल में जा सकता था और उसकी पढ़ाई एजुकेशन शुरू होती थी 1 से लेके 5 तक था, फिर 6 से 8 सेकेंड स्टेज था जिसको जूनियर बोलते थे। उसके बाद 9 to 12 था। उसके बाद ग्रेजुएशन होता था 3 साल का। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आप PhD करो या MPhil करो, जो भी जैसा भी आपको लगता था। अब हम जानने की कोशिश करेंगे नई शिक्षा व्यवस्था में ऐसे क्या परिवर्तन किया गया। नई शिक्षा व्यवस्था को डिवाइड किया गया है इन लोगों ने 5+3+3+4 और इस नई शिक्षा में 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज रखी गई, जैसे 3 साल की प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 से 2। पहले जो 3 साल है बच्चों को बस खेलने कूदने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद जो 1 और 2 है वहाँ से उनकी पढ़ाई धीरे धीरे शुरू होगी, लेकिन वहाँ पे उनका एग्ज़ाम नहीं होगा।
एग्ज़ाम नहीं होगा उसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की। नेक्स्ट स्टेज जो है 3 वर्ष की प्री पेट्री स्टेज है, जो 3 वर्ष की है, जो कि 3, 3rd, 4th, 5th ये 3 साल आपका रहेगा, जिसमें बच्चे का पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगा, बच्चे को उसके विषय के बारे में बताया जाएगा और छोटी छोटी चीज़ों के साथ उसको सिखाया जाएगा और यहाँ से परीक्षा भी स्टार्ट कर दी जाएगी। 3 वर्ष मध्य या उच्च प्राथमिक का रखा गया है, जो कि 6, 7, 8 है। यहाँ पे एक चीज़ नया ऐड किया गया है, बच्चों को यहाँ पे कोडिंग भी सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। आप देखेंगे तो चाइना में कोडिंग बच्चों को स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है, यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड से स्टार्ट किया है। 4 वर्ष उच्च चरण रखा जाएगा, 9, 10, 11, 12। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत HHRO बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना का प्रस्तावना किया गया। इसके द्वारा 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक कल के बच्चों को आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। भाषी विविधता का संरक्षण आप देखेंगे तो अगर बच्चों को सिखाना है तो उनके रीजनल लैंग्वेज में आप सिखाने की कोशिश करेंगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है कि वो रीजनल लैंग्वेज में बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसीलिए इस शिक्षा नीति में रीजनल लैंग्वेज में सिखाने के लिए जोर दिया गया है। NEP 2020 के तहत में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का भी सुझाव दिया गया है। यह आपके ऊपर थोपा नहीं गया है, आपको लेना है, आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो ऐसा कुछ ये नहीं। स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प उपलब्ध किया गया, परंतु किसी भी छात्र पर भाषा चुनाव की बाध्यता नहीं किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साउथ बेल्ट में ये बोला जा रहा है कि हिंदी माध्यम को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। शिक्षा मंत्री ने खुद आके बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको अगर पढ़ाना है, आपको पढ़ना है तो खुद आप डिसीजन लीजिए, आपके लिए वो सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा, लेकिन पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। शारीरिक शिक्षा पे भी बल दिया जा रहा है। विद्यालयों में सभी स्तर पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी और ताकि बच्चों की सारी गतिविधियां बढ़ सके। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस नीति में प्रस्तावित और सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों का पाठ्यचर्या गतिविधियों के बीच बहुत ही अधिक अंतर नहीं होगा। कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इससे इंटर्नशिप की व्यवस्था भी दी जाएगी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT द्वारा स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा, जो कि पहले भी था, अभी ये कुछ नया नहीं। छात्रों के समग्र विकास के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा तो क्लास 10 to 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इससे भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि पे सुधार किया जाएगा। यहाँ पे भी सेमेस्टर बन गया। पहले क्या होता था, आज लड़का जो था या बच्चा जो पढ़ रहा है वो 9वीं में उतना फोकस नहीं करता था, वो सीधा जाके 10th में फोकस करता था या 11 में फोकस नहीं करता था, सीधा जाके उसके लिए प्रायोरिटी क्या थी, 12th थी। लेकिन अभी क्या किया गया, इसको डिवाइड बाई 4 कर दिया गया। मतलब आपके 9th क्लास में 2 सेमेस्टर रहेंगे और 10th में 2 सेमेस्टर रहेंगे, 11 में 2 सेमेस्टर रहेंगे और 12th में 2 सेमेस्टर रहेंगे। मतलब आपको इन 4 सालों में 8 सेमेस्टर निकालने पड़ेंगे। अभी क्या है, आपको हर साल पढ़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप सेमेस्टर निकाल नहीं पाएंगे। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की गई है और इसमें ये बहुत ही अच्छा है। मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप कोई भी पॉलिसी लाते हो तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, वो वर्किंग कैसे हो रही है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर यहाँ पे आपने फोकस नहीं किया, क्रियान्वयन पे आपने ध्यान नहीं दिया, वर्किंग पे आपने फोकस नहीं किया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। छात्रों की प्रगति के लिए मूल्यांकन तथा छात्रों को अपनी भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधारों के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो पॉइंट है ये काफ़ी वैलिड है और आप लोगों को जानने की चाह भी होगी कि भाई अभी इतनी बड़ी शिक्षा नीति परिवर्तन की जा रही है तो हम उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम बात करेंगे उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधानों के बारे में, क्योंकि ये बहुत लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि ये ग्रेजुएशन में अभी क्या होगा। जैसे पहले आपको मालूम था कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था
और जो फाइनल ईयर की मार्कशीट का ही वैल्यू होता था। आप फर्स्ट ईयर में अगर आपने पास करा उसके बाद आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री नहीं मिलती थी, आपको ये नहीं माना जाता था कि आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है। लेकिन अभी इसमें चेंज किया गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26.3 वर्ष 2018 से बढ़कर 50% करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को 3.5 करोड़ नई सीटों से जोड़ने का प्लान किया गया है। पहले क्या होता था, कोई भी बच्चा फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन ले लेता था, लेकिन उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति हो या जो भी रीज़न हो वो पढ़ाई छोड़ देता था और छोड़ के चला जाता था। इसलिए अगर सपोज 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया फर्स्ट ईयर में तो फाइनल ईयर में जाते जाते 30 या 40 बचते थे। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 26% था उसका। NEP 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टी एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था को अपनाने की बात कही गई। इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तर पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं, उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कैसा। पहले क्या होता था, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया तभी आपको डिग्री मिलती थी, अन्यथा आपको डिग्री नहीं मिलती थी। अभी क्या कर दिया गया उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और एक कितना हेल्पफुल है इसके बारे में हम बताएंगे। अगर 1 वर्ष का आपने कोर्स किया, 1 वर्ष के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा आपको, 2 वर्ष के बाद आपको एडवांस डिप्लोमा का दिया जाएगा, 3 वर्ष के बाद आपको स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद शोध के साथ स्नातक दिया जाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश कीजिए कि अभी पहले से कितना बदलाव आया है। पहले क्या होता था, जब तक आप 3 साल गुजारते नहीं थे तब तक आपको डिग्री मिलती नहीं थी। अभी आपने पहली साल किया तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, 2 साल आपने किया तो एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्ष तक आपने किया तो आपको स्नातक की डिग्री दी जाएगी और 4 वर्ष तक किया तो आपको शोध के साथ स्नातक की डिग्री दी जाएगी। तो आई होप दिस इज़ वेरी यूज़फुल। अगर आप देखेंगे तो अभी आप पहली साल भी गए तो भी आपको एक डिग्री तो मिल रही है, पहले मिलती नहीं थी तो उस समय वो वेस्ट हो जाता था, आपका 1 साल तो बर्बादी हो जाता। लेकिन अभी आपका समय जो है वेस्ट होने वाला नहीं है। तो ये जो नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से जो लगी वो यही है कि ग्रेजुएशन में आपको 1 साल भी आपने पढ़ाई करा तो आपको डिग्री मिलेगी, 2 साल ने भी करा तो भी आपको मिलेगा, 3 साल आपने किया तो भी मिलेगा। तो ये वाली जो बात रखी है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही हेल्पफुल है। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान किया। नई शिक्षा नीति में MPhil को समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया है। MPhil नहीं, आप PhD कर सकते, लेकिन MPhil कोई वैसे भी मुझे नहीं लगता था कोई मतलब था। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा नीति हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है। इसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरी करने हेतु कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सिंगल अम्ब्रेला बॉडी के रूप में कार्य करेगा। HECI, अब हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। यह है क्या? यूजुअली राष्ट्रीय नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यह शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए एक नियामक का कार्य करेगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सिखाने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा और अर्थात उसके मानक को निर्धारित करेगा। नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल NACA यह संस्थानों के प्रत्यापन या कार्य करने को जो मुख्य रूप से बुनियाद मानदंडों, सार्वजनिक स्व प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उच्च शिक्षा अनुदान हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल यह निकाय के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को पारितोषिक प्रदान करेगा। गौरतलब है कि अगर हम बात करें वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनिमय विश्वविद्यालय
अनुदान यूजीसी, अखिल भारतीय तकनीक पर शिक्षा परिषद AICTC और NCTI जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है। देश में IIT और IIM के समकक्ष वैश्विक मानकों को बहुविषयी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। हम बात करेंगे डिजिटल शिक्षा संबंधित जो प्रावधान हुए हैं, उसमें नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी का गठन किया जाएगा और उसकी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों को जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिए अलग औद्योगिक इकाई का प्रयोग किया जाएगा। अब हम कुछ विशेष बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट जैसे क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन जोन्स के रूप में रखा जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन्स के रूप में बांटा जाएगा। देश की क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों, ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता वाली एजुकेशन दिलाने की कोशिश करेगा और जेंडर इंक्लूजन फंड की स्थापना करेगी। गौरतलब है 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक ढांचों का निर्माण NCERT द्वारा किया जाएगा। वित्तीय सहायता की बात करें तो जैसे आपको बात पहले भी था और अब भी है, ऐसा नया SC ST OBC और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अब हम बात करेंगे इस शिक्षा नीति में चुनौतियाँ क्या। सबसे बड़ी चुनौती जो मुझे जहाँ तक समझ में आती है वो राज्यों का सहयोग, क्योंकि आप देखते हैं कि हर मुद्दे पे एक राज्य दूसरे राज्य का या एक राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ न कुछ कमियां बता के, कुछ न कुछ कमियां निकाल के उसका विरोध करने का एक कारण ढूंढता रहता है। और इस शिक्षा नीति में राज्यों का शामिल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर राज्य अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से सम्मिलित नहीं होंगे तो इस शिक्षा नीति को सक्सेस बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। महंगी शिक्षा। नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्थाओं की महंगी होने, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड और जितने भी हार्वर्ड, जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं विदेशों में, अब यहाँ भी इंडिया में भी अपनी ब्रांचेस खोल के चला सकती हैं, जिससे कि लोगों का मानना है कि हो सकता है शिक्षा जो है थोड़ी महंगी हो जाए। शिक्षा का संस्कृतिकरण। दक्षिण भारतीय राज्यों का आरोप है कि त्रिभाषा सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। उसमें बोला गया है कि हमारे ऊपर हिंदी, संस्कृत थोपा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने आके इसके बारे में क्लियर कट बोला कि ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी भाषा को कैसे पढ़ाते हैं। और उन्होंने ये मेंशन किया कि स्थानीय भाषा को प्रोत्साहित कीजिए। फंडिंग संबंधी जांच का अपर्याप्त होना। कुछ राज्य में अभी भी शुल्क संबंधी विनिमय मौजूद है, लेकिन ये नियमित प्रक्रिया असीमित दान के रूप में, मुनाफाखोरी के रूप में होता है। जैसे एडमिशन कराना है, आपको मालूम है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए अभी भी पैसा देके एडमिशन होता है। और बहुत सारे रीजन है। मानव संसाधन का अभाव, आप देखेंगे तो अच्छे टीचरों का अभी भी जितना होना चाहिए वो अभी है नहीं। अभी आप देखेंगे हर राज्य में बहुत सारे प्राइमरी से लेके आप ग्रेजुएशन तक चले जाए, बहुत सारे टीचरों की वैकेंसियाँ निकली रहती है। और जब तक पर्याप्त रूप में टीचर नहीं रहेंगे, मानव संसाधन उपलब्ध नहीं रहेंगे, तब तक इस कितनी अच्छी शिक्षा नीति हो, कितनी भी अच्छी प्लानिंग आपकी हो, सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे कंक्लूज़न की कि इस शिक्षा नीति से हमको क्या मिलता है, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है, और इससे देश बदल सकता है या नहीं बदल सकता, उसके बारे में हम जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी में भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली के बदलाव हेतु नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई शिक्षा प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों में समकक्ष लाएगी। नई शिक्षा प्रणाली के तहत 2020 के तहत 3 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा जाएगा। 34 वर्षों के पश्चात आई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा
3 से लेकर 6 वर्ष की आयु सीमा में सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समन्वय से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और रोजगार की क्षमताओं में वृद्धि किया जाएगा कि लोग बेरोजगार ना हों। और ये आप देखेंगे कि पहले की एजुकेशन में देखिए और ये वाले एजुकेशन पॉलिसी में देखिए बहुत सारे चेंजेस किए गए कि आपको अभी जैसे आप 6th क्लास में गए तो आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रदान की जाएगी। जैसे आपको अगर सिलाई सीखना है तो आपको सिलाई सिखाया जाएगा, आपको अगर मैकेनिक में जाना है, मोबाइल बनाना है, टीवी बनाना है, गाड़ी बनाना है, जो भी बनाना है आप सीख सकते हो। तो ये वाला जो इन्होंने प्रावधान किया है कि 6ठी क्लास से आप जाके ये सब सीख सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है कि हम पढ़ाई तो करते हैं लेकिन बस हम पढ़ाई के लिए करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं, लेकिन हमको लास्ट में मिलता क्या है, कुछ ऐसा खास नहीं मिलता। अगर आप टेक्निकल कुछ डिग्री ले लें तो आपके पास रोजगार क्रियान्वयन का भी बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को नौकरियां भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी नीति आप बनाएं, कोई भी शिक्षा नीति बना लें, जब तक कि आपके पास ईमानदार लोग नहीं होंगे, जब तक कि आपके पास अच्छे टीचर नहीं होंगे, जब तक कि आपकी सिस्टम पारदर्शी नहीं होगी, तब तक कोई भी आप कानून ला लें, कोई भी शिक्षा नीति ला लें। आप देखेंगे तो इससे पहले वाली शिक्षा नीति में भी 6% 6% जो जीडीपी का हिस्सा था शिक्षा नीति के शिक्षा के लिए लगाया गया था। लेकिन हुआ क्या, आप देखेंगे उस समय की शिक्षा और अभी की शिक्षा देखेंगे तो लगभग आप समान पाएंगे। और मैं तो बोलता हूँ कि उस समय का जो 5th का कोई विद्यार्थी रहा होगा और उसकी पढ़ाई का आप कंपैरिजन करेंगे 10th वाले बच्चों के साथ, तो आप देखेंगे कि वो ज़्यादा स्मार्ट रहेगा और उसको ज़्यादा नॉलेज रहेगा। अभी देखते हैं इस शिक्षा नीति से कितना बदलाव आता है और ये आपको करीब 10 साल 15 साल के बाद ही पता लग पाएगा। आप ये सोचेंगे कि अचानक हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जितना भी टाइम लगेगा लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब ये शिक्षा नीति आए तो ऐसी आए कि परफेक्ट बने। अभी आप बात करेंगे उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड ने इसको इसी साल से लागू करने की कोशिश कर दी है और हो सकता है वो सक्सेसफुल भी हो। और सारे राज्य धीरे धीरे एक एक करके इस शिक्षा नीति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लाएंगे, और इसका प्रभाव जो है आपको 10 सालों में दिखना शुरू होगा और तब जाके कुछ अच्छे बच्चे निकलेंगे। बेरोजगारी कम होने के चांसेस हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कुछ न कुछ कर ही सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी भी नई शिक्षा नीति को समझने में समस्याएं आ रही होंगी उसको आपने समझा होगा। बहुत ऐसा कुछ टिपिकल नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, लेकिन ये समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य के बारे में है। और जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके लिए उत्सुकता होती है, उसके प्रति बहुत सारे संशय होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, तो ये सब धीरे धीरे सॉल्व होगा। लेकिन ये मान के चलिए, ये शिक्षा नीति अगर अच्छे से, कारगर तरीके से, अच्छे तरीके से लागू की गई तो हमारे देश का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।